हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 1 के साथ में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लस जो लोग कोर्स में भी देखेंगे उन्हें भी ये वीडियोस मिलती रहेंगी। उसके अलावा सारी चीजें हम उन्हें कराते रहेंगे। तो जो डे 1 है अपना, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं गिब्स फेज रूल क्या होता है, मैक्सवेल ने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की बात करी, कौन कौन सी वेलोसिटीज हो सकती हैं, इन सब पे 1 to 1 बातचीत करेंगे। तो प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पूरे 21 दिन की प्लेलिस्ट आपको देखनी है और हम गारंटी ले रहे हैं थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री इसके बाहर पेपर नहीं आएगा मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो नाम ही इसका गिब्स फेज रूल है या फिर फेज रूल है मेरे भाई, ठीक है। तो कोई आदमी रहा होगा भैया गिब्स, उनने दिया होगा जो रूल, तो इसे कह दिया गिब्स फेज रूल। फेज माने क्या होती है? फेज माने अवस्था होती है मेरे भाई। जैसे आपने देखा ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सुन रखा है ना सर। तो फेज मतलब अवस्था होती है। अब किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी, ध्यान से सुनिए। तो बिलार्ड गिब्स नाम का एक आदमी है जिसने एक रूल दिया जिसे गिब्स फेज रूल कहते हैं। क्या क्या इन्होंने फार्मूले में कहा भैया, F बराबर C माइनस का P+2 फार्मूला होता है। ये फार्मूला बड़ा काम में आएगा। F बराबर C माइनस का P+2, ये बेसिक रूल है। हालांकि इस रूल में थोड़ा बहुत अपडेट करके F बराबर C माइनस P+1 बनाएंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम लोग आने वाले दिनों में समझेंगे। अभी आप इतना समझो, जो बेसिक गिब्स फेज रूल है वो क्या है, F बराबर C माइनस का P+2, F बराबर C माइनस का P+2। अब सर जी F क्या है, C क्या है, P क्या है? तो भैया F माने डिग्री ऑफ फ्रीडम, F माने डिग्री ऑफ फ्रीडम, C माने कंपोनेंट्स, P माने फेजेस। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं सारी चीजों को। देखिए जहां पे F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C क्या है, कंपोनेंट्स है, और P क्या है, नंबर ऑफ फेजेस है मेरे भाई, ठीक। अब कैसे करोगे जरा देखना भाई। सर जी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या, ये बताओ, कंपोनेंट होता क्या, ये बताओ। तो सबसे पहले हमने यहां पे हेडिंग डाली डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो जब भी कभी हम लोग फिजिक्स पढ़ा करते थे तो फिजिक्स में ये होता था कि कोई भी पार्टिकल जितनी तरीके से गति कर सकता वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था। जैसे एक चींटे को मेज पर रख दिया तो भैया या तो वो लंबाई में जाएगा या चौड़ाई में जाएगा, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाती थी। कोई मच्छर हवा में उड़ा दिया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में उड़ सकता, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाती थी। लेकिन ये फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है मेरे भाई। इसे समझने से पहले आप एक चीज और समझो। जैसे हम लोगों ने आदर्श गैस समीकरण पढ़ रखा है, बताओ क्या होता है आइडियल गैस समीकरण, पीवी बराबर RT होता है। इसमें R मेरे भाई कांस्टेंट होता है, तो R तो कांस्टेंट हो गया। P माने प्रेशर, V माने वॉल्यूम, T माने टेम्परेचर। इसमें टोटल 3 चीजें हैं जिन्हें हमें निकालना पड़ेगा, 1 2 3। तो अगर इन तीनों को निकालना है तो कम से कम 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम आपसे कहें भैया P का मान इतना है, B का मान इतना, R तो नियतांक है ही 0.082 मान होता है, आप सारे मान रखोगे और T का मान निकाल दोगे। यानी कोई भी चीज है जिसमें कम से कम वेरिएबल चाहिए होंगे हमें कि इतने तो पता ही हो तब हमें आंसर पता चलेगा। तो इसमें कम से कम कितने आदमी चाहिए, 2 आदमी चाहिए, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 2। यही हमने यहां पे लिखा हुआ, देखिए कितने आसान से, कि किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएबल्स की मिनिमम क्वांटिटी, यानी इतनी क्वांटिटी हो जिन्हें बताने पर सिस्टम के शेष वेरिएबल्स अपने आप कैलकुलेट हो जाते हो। यानी अगर 3 वेरिएबल चल रहे हैं तो 2 हमें बताने पड़ेंगे, तीसरा वाला अपने आप पता चल जाएगा। तो इसे हम लोग कह देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, अपने आप कैलकुलेट हो जाते हो। सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है बताइए। यानी अगर बाई चांस 3 चीजें हमें नहीं पता है, कोई भी फार्मूला है यार, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें जब सारी चीजें पता होंगी तब आप कोई एक निकाल पाओगे। तो यानी ओवरऑल 3 चीजें हैं तो कम से कम 2 पता होनी चाहिए, 4 हैं तो 3 पता होनी चाहिए, 5 हैं तो 4 पता होनी चाहिए। समीकरण में रख देंगे और रखने के बाद उसे मेरे भाई हल कर देंगे, काम हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप समझ गए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कम से कम इतने लोग जिनसे हम सारे मान निकाल सकें, कम से कम इतने वेरिएबल जिनसे हम सारे मान निकाल सकें, उन्हें हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं भाई, ठीक है। जैसे फॉर अ प्योर गैस के लिए अगर हम बात करें तो प्योर गैस मतलब भाई आइडियल गैस PV बराबर RT। तो देखिए मेरे भाई, किसी गैसेस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 3 वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से? P, B और T। R तो कांस्टेंट है, तो इसमें कम से कम कितने लोग पता होने चाहिए? 2 लोग पता होने चाहिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने पर तीसरा वेरिएबल कैलकुलेट किया जा सकता है। अतः एक रियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। PV बराबर RT, P निकाल लो, B निकाल लो, R पता ही है, T निकल आएगा, या P और T बता दो, B निकल आएगा, B और T निकल और P। यानी समीकरण के अंदर 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप तीसरी निकाल पाओगे। तो डिग्री ऑफ
फ्रीडम कितनी हो गई मेरे भाई, 2 हो गई सर, ठीक है, बिल्कुल आसान है। फिर देखिए फॉर अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस, अगर आपने 2 गैसों को मिला दिया तब मेरे भाई 3 चीजें हो जाएंगी। क्यों? ताप तो होएगा ही, दाब तो होएगा ही, आयतन तो होगा, मतलब पीबीटी तो होगा, लेकिन साथ में कंपोजिशन भी आ जाएगा। कंपोजिशन का मतलब यह है कि वो किस किस गैस को तुमने मिला दिया भाई, तो पहले यह भी तो पता करना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी गैसें आपस में मिली हुई हैं। तो हमें कम से कम 3 चीजें पता करनी पड़ेंगी। कंपोजिशन पता कर लिया, पी पता कर लिया, बी पता कर लिया, तो टी निकाल सकते हो। तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये देखिए कोई 2 गैसेस के होमोजेनस मिक्सचर को वेरिएबल्स पी, टी, बी और कंपोजिशन जो मिलाया हुआ है उसके बारे में भी पता करना पड़ेगा ना, तो 4 हो जाते हैं। अतः 3 वेरिएबल्स को कैलकुलेट करके हम लोग पूरी तरीके से सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अतः इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी। समझ गए आप? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कब होगी? जब 2 गैसों को आपस में मिला दोगे। प्योर गैस है, कुछ भी नहीं मिला हुआ है, तो कोई 2 चीजें निकाल लो, तीसरी निकल आएगी भाई सीधे सीधे इक्वेशन से, पी बी बराबर आर टी से। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी भाई सर, ठीक है। उसके बाद यहां पर दे रखा है लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर से बनेगा वाटर वेपर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई? यह इक्विलिब्रियम, यहां पे 2 बार वाटर लिख गया है। लिक्विड वाटर मतलब पानी द्रव अवस्था में, ठीक, पानी की अवस्था में। वाटर वेपर सिस्टम, वेपर मतलब समझते हो बाष्प अवस्था में। तो भैया पानी जब बाष्प बनेगा तब क्या होगा? यह इक्विलिब्रियम एक डेफिनिट टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टेबल होती है। अतः एक वेरिएबल को कैलकुलेट करके, यानी सबको पता 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, तो अगर हम तुमसे कहते हैं कि भैया टी का मान इतना है, तो तुम अपने आप अंदाजा लगा लोगे कि यार पी का मान कितना है। तो एक डेफिनिट टेम्परेचर हो, डेफिनिट प्रेशर, उसमें 2 ही चीजें चाहिए होती, दाब बढ़ाओ, ठीक है। अगर दाब बढ़ाओगे तो चीजें पास आने लगेंगी, जमने लगेंगी। दाब कम करोगे चीजें दूर जाने लगेंगी, बाष्प बनने लगेंगी। तो दाब को कम कर दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो, अंधाधुंध तरीके से चीजें उड़ के चली जाएंगी मेरे भाई। जैसे अगर हम कहें कि यदि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उस समय प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm हो जाएगा। हमने कहा भैया 100 डिग्री टेम्परेचर है, पानी उबल रहा है, तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब इस समय दाब 1 atm है, प्रेशर 1 atm है, यानी 2 ही चीजें हैं। हमने कह दिया भैया इस समय दाब 1 atm है, तो तुम अपने आप कह दोगे इसका मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी पानी से भाप बनाने के लिए, वाटर से वेपर बनाने के लिए 2 ही चीजें चाहिए होती हैं। उनमें से अगर एक पता चल जाएगी तो दूसरी हम अपने आप पता कर लेंगे। इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 1 होगी मेरा भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये लिखा हुआ क्या है, जो ऐसे करके एरो बने हुए हैं, इसे कहते हैं रिवर्सिबल। तो ये लिक्विड वाटर इज रिवर्सिबल वाटर वेपर, यानी पानी से भाप बना सकते हैं, भाप से पानी, यानी रिएक्शन जब दोनों दिशाओं में हो रही होती है तब उसे कहते हैं रिवर्सिबल, या हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय मेरे भाई। ऐसे ये है आइस से लिक्विड वाटर से वाटर वेपर, ये पूरी अपने आप में एक इक्विलिब्रियम है कि बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से भाप बना सकते हैं। तो ये भी कंडीशन है। यह इक्विलिब्रियम T बराबर इतना ही होना चाहिए टेम्परेचर, और P बराबर 4.58 mmHg ही होना चाहिए, यानी ये दोनों टेम्परेचर और प्रेशर इतने ही होने चाहिए, पर एग्जिस्ट करती है। अतः किसी वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होती, और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी सरल भाषा में कहते हैं कि इसके अलावा कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती है। जब ये वाली इक्विलिब्रियम आपको मिले, कौन सी वाली? ये वाली इक्विलिब्रियम आपको मिले, तो ये वाली कंडीशन हो ही नहीं सकती। केवल जब इतना टेम्परेचर होगा तभी ये मिल सकती है। इसमें क्या 100 से ज्यादा टेम्परेचर भी हो सकता है भाई, चीजें बढ़ सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो कुल मिला के जहां पर 2 डिग्री ऑफ, जहां पर सरल भाषा में कह रहे हैं कि जहां पर 2 वेरिएबल हैं वहां पे एक निकाल लो तो दूसरा निकल आएगा। जहां पे भैया फिक्स है कि बस और कुछ नहीं है, और कुछ का मतलब टी का मान इतना ही होना चाहिए, पी का मान इतना ही होना चाहिए, दोनों इतना ही होने चाहिए, तभी चीजें बदलेंगी। पानी उबालने को तो आप और ज्यादा पे भी उबाल सकते हो ना मेरे भाई, 100 से 101, 102, 100 पे उबलना स्टार्ट कर देता है वो, ये बात समझ लेना सर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडीशन कब बनेगी? जब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगी। फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो देखो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी सिस्टम के सभी फेजेस के कंपोजिशन को केमिकल इक्वेशन फार्मूला की रिक्वायरमेंट होती है, उस नंबर को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में नेगेटिव साइन या 0 से यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट्स होते क्या, हम आपको बता रहे हैं। कंपोनेंट्स मतलब कितने लोग भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कितने लोग कर रहे हैं। जैसे हम कह दें सल्फर है, तो सल्फर का एक कंपोनेंट क्या हो गया? S से लिख दिया उसे, एक उसका कंपोनेंट S8 हो गया, फार्मूला बनाता है सल्फर। तो उसी तरीके से सल्फर कितनी तरीकों में पाया जाता है, कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे अगर हम कहें पानी, तो पानी सिंगल कंपोनेंट है। कैसे? वो ठोस में जरूर पाया जाता है, द्रव में जरूर पाया जाता है, गैस में जरूर पाया जाता है, लेकिन उन सबका फार्मूला क्या होता है? H2O। एक सिंगल H2O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जो पानी है वो सिंगल कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब समझ रहे हो कि कितनी अवस्थाएं हैं और उसे किस तरीके से हम
लोग लिखेंगे। तो जो पानी है वो चाहे नाले का पानी हो, बारिश का पानी हो, कहीं का पानी हो, उसे काहे से लिखोगे मेरे भाई? H2O से ही लिखोगे आप। तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई जब कभी भी अवस्थाओं को लिखने की बात आती तो जितनी तरीके से हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग कंपोनेंट कहते हैं सर, ठीक है। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ध्यान से समझना। गिब्स फेज रूल अपने आप में 3 नंबर में चीजें हो जाती हैं, ठीक है। गिब्स फेज रूल अपने आप में 3 नंबर में आ जाता है और उसके बाद मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ये भी आपके में आ सकता है। टोटल कितने नंबर में बताइए? ये भी बन सकता है 6 से 7 नंबर में, 7.5 नंबर में आपसे बन सकता है। ये टुकड़ों में पूछा सकता है। सुनो बहुत आसान है। मैक्सवेल ने कहा कि मेरे भाई कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कह दी इन्होंने कहा अणु आएंगे आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट वगैरह बनेगा। लेकिन जब लोग टकरा रहे होंगे तो टकराते समय या तो क्या होगा, या तो ऊर्जाएं, मान लिया 2 आदमी टकराए तो टकरा के क्या, एक होती है प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक कोलिजन और एक होता है नॉन इलास्टिक कोलिजन। मान लिया हमने कोई बॉल ली और दीवार पे मारी, दीवार टकरा, मतलब दीवार से टकरा के वापस आ गई बॉल, तो ये इलास्टिक है काफी हद तक। लेकिन हमने कांच लिया और कांच फेंक के मारा तो वो इलास्टिक उतना नहीं है, तो वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो जब भी कभी एनर्जी ट्रांसफर होगी तो मान लिया जिसके पास से एनर्जी चली जाएगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसके पास एनर्जी पहुंच जाएगी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो आसान है, पढ़ के दिखाते हैं। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार गैस मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। यानी क्या होते हैं? दोनों आपस में टकराते हैं, टकरा के दूर चले गए, टकरा के दूर चले गए। अर्थात कोलिजन के बीच एक गैस मॉलिक्यूल से दूसरे गैस मॉलिक्यूल को एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। अगर पूरी तरीके से इलास्टिक है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो जाएगा, टकराएगा, अलग चला जाएगा। इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ, खींचा, छोड़ा, चला गया। लेकिन नॉन इलास्टिक का मतलब क्या है? मारा, टूट गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गई मेरे भाई। तो एनर्जी का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता तथा सभी गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी समान होती है। ये बात कही थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने, जो ओरिजिनल है कि भैया गैसों के अणु अंधाधुंध, अपने जो डे चल रहे हैं इसी में हम आपको बताएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी। इन्होंने कहा था कि अंधाधुंध गति करते हैं, टकराते चले जाते, कुछ नहीं। मैक्सवेल ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होता। क्या कही मैक्सवेल ने? सुनो, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाला कोलिजन इलास्टिक नहीं होता है। अर्थात कोलिजन के बीच एनर्जी का ट्रांसफर होता है। वो मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी चली जाती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और जिसे एनर्जी प्राप्त होती है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। जिसे भी काइनेटिक एनर्जी, अब आप 3rd सेमेस्टर में हो, बच्चे नहीं हो, जिसे भी गतिज ऊर्जा मिलेगी। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? अंधाधुंध गति कर रहा है। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है? अंधाधुंध गति कर रहा है। तो मेरे भाई जिसे गतिज ऊर्जा मिलेगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और जिसे गतिज ऊर्जा चली जाएगी, टकरा के पड़े हुए हैं मेरे भाई, उसकी स्पीड कम हो जाएगी मेरे भाई। जबकि वो गैस मॉलिक्यूल जो एनर्जी लॉस करता है उसकी वेलोसिटी घट जाती है। अब मिलियंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल एक साथ में टकराएंगे, बहुत सारे की एनर्जी जाएगी, बहुत सारे की एनर्जी आएगी। तो जितने भी जा रही होती यानी बहुत सारों की एनर्जी, क्या लिखा हो? एक फ्रैक्शन मतलब पूरे एक टुकड़े की वेलोसिटी समान होगी। इस प्रकार गैस मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट फ्रैक्शन की वेलोसिटी भिन्न होगी। यानी बहुत सारा एक टुकड़ा होगा जिसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, बहुत सारा एक टुकड़ा होगा जिसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। इसे समझाने के लिए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, कि इतने लोगों, ज्यादा से ज्यादा इतने लोगों की वेलोसिटी हो सकती है, इतने लोगों की वेलोसिटी ये हो सकती है, इतनों की ये हो सकती है। अभी आगे बताएंगे कौन कौन सी वेलोसिटी इन्होंने बताई। वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को ज्ञात किया इन्होंने। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक इक्वेशन प्रपोज करी और ये इन्होंने जो समीकरण दिया आपको जरूर याद करना है, क्योंकि पेपर में जब ये आएगा तो आप ये तो सब लिख लोगे कि काइनेटिक थ्योरी ने कही इलास्टिक कोलिजन होता है, टकरा के सब चले जाते, कुछ नहीं होता। लेकिन मैक्सवेल ने कही आओ टकराओ, टकरा के एनर्जी एक दूसरे को दे जाओ। जब एक दूसरे को एनर्जी दे जाओगे तो तुम्हारी एनर्जी कम, जिनने ली उसकी एनर्जी ज्यादा, तो 2 टुकड़े बन गए, एक ज्यादा वाले एक कम वाले। इस सबको समझाने के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दे दी और इक्वेशन क्या है? dNc/n बराबर 4 पाई m/2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर -mc²/2 RT c² dc। ये क्वेश्चन आपको याद करनी पड़ेगी मेरे भाई। इसमें है क्या? dNc है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc। यानी पहले जो वेलोसिटी c थी और c प्लस dc, कौन सी वेलोसिटी? dc मतलब वो वेलोसिटी जो बढ़ी है या घटी है। जिसने दे दी वेलोसिटी उसकी dc कम हो गई, जिसने ले ली उसकी dc बढ़ गई। तो इन दोनों के बीच में जितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी है सर, ठीक है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। m क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। t टेंपरेचर है। r गैस कांस्टेंट है, ठीक है। इस इक्वेशन को इन्होंने क्या कहा? मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। जो इन्होंने इक्वेशन दी है इसे मैक्सवेल लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कह दिया गया। एक यहां पर मेरे भाई ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ समझ लो। नीचे क्या ले रहा है? नीचे ले रहा है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, इधर की तरफ बेग ले रहा है हम लोग, और इधर की तरफ क्या ले रहा है? dNc/n यानी नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या ले सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं सर, ठीक है। अब देखो, जिस समय टेम्परेचर 300 केल्विन है उस समय वेलोसिटी कितनी है, यहां पर बीएमपी। बीएमपी का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे हम कहें 1 करोड़ रुपए लोगे या 10 किलो आटा लोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या लेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रायिकता क्या, 1 करोड़ रुपए हर आदमी लेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि 300 केल्विन जब था मेरे भाई, उस समय सबसे ज्यादा मेरे भाई मॉलिक्यूल्स की संख्या थी। और जब क्या टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल अंधाधुंध भागना शुरू कर देंगे, तो उधर चले जाएंगे। तब क्या हुआ, वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई, तो उस समय टेम्परेचर 600 केल्विन है भाई, ठीक है। ये है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। कौन कौन सी होती हैं उन्हें बता दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे भाई एक दूसरे से अलग अलग होती है, तो सबसे पहली होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं कि भाई इतने सारों की हम नहीं निकाल सकते हैं, तो सबको जोड़ दो। सुना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स को भाग देते हैं टोटल नंबर से सर, ठीक है। तो जितने सारे हैं उन सबको जोड़ दो, एडिशन ऑफ टर्म्स सर, ठीक है, बटे में नंबर ऑफ टर्म्स। पदों का योग यानी एडिशन ऑफ नंबर, और बटे में क्या हो जाएगा, संख्या यानी टोटल नंबर जितना है उससे। तो मेरे भाई एवरेज को कैसे निकालते हैं, लिखते हैं बी बार से। जरा बता दे रहे हैं हम आपको कैसे लिखते हैं, बी बार से लिखते हैं ऐसे करके। ये एवरेज हो गया, और एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, सबको जोड़ दो। मान लिया B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डैश 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 Bn, और n से ही भाग दे दो भाई। अगर 3 मान लिया लिखा हो 2 3 4, कोई का इसका औसत निकालो, कितने आदमी है, 1 2 3, तो कितने से भाग दे दोगे, 3 से भाग दे दोगे। तो जितने लोग होते हैं सबको जोड़ देते हैं और उतने से भाग देते हैं, तो एवरेज निकल आता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, B1 B2 B3 ये सब वेलोसिटीज हैं, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे बी बार, सबको जोड़ दिया, n से भाग दे दिया, तो इसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ऊपर जो डैश लगा उसे डैश नहीं बी बार पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैक्सवेल ने इक्वेशन दी कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसका मान √8RT अपान पाई m होता है। ध्यान से सुनना भाई, मैक्सवेल ने तीनों हर वेलोसिटी के बारे में बताया कि किस तरीके से वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सबके लिए पहली वेलोसिटी कौन सी बताई, एवरेज वेलोसिटी, और इसके लिए इक्वेशन दी बी बार बराबर √8RT अपान पाई m। दूसरी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मतलब वर्गमूल, मीन मतलब औसत, स्क्वायर मतलब वर्ग। तो सबसे पहले क्या किया, देखो भैया ये बहुत सारी थी अपने पास वेलोसिटी, B1 B2 B3 B, सबका स्क्वायर कर दिया। सबका स्क्वायर करा तो B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर B4 स्क्वायर डैश 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 Bn स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का काम हो गया। फिर क्या करना, मीन, मीन माने क्या, औसत, तो सबको जोड़ दिया, n से भाग दे दिया मेरे भाई, तो औसत निकल ही आया। और उसके बाद क्या करना, रूट, तो स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगा दिया, तो म्यू से इसे लिखते हैं मेरे भाई। एवरेज वाले को बी बार से लिखते थे, इसे कहा लिखेंगे VRMS से लिख लो या फिर म्यू से लिख लो। म्यू समझते हो, म्यू म्यू वाला, तो म्यू से लिखते हैं। म्यू बराबर आ गया √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, इस तरीके से अंडर रूट के अंदर आ गया। आप देखो मेरे भाई क्या है, बताओ, रूट का मतलब अंडर रूट है, मीन का मतलब औसत भी निकला हुआ, स्क्वायर भी है, यानी इसे कहेंगे BRMS। BRMS लिख लो या मी लिख लो, ठीक है। म्यू बराबर √3RT अपान m, इन्होंने इक्वेशन दी मैक्सवेल ने, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब कैसे लिखते हैं भाई, इसके लिए इन्होंने इक्वेशन दी BMP बराबर √2RT अपान m, ठीक है। तो तीनों का अगर अनुपात निकालते हैं तो √3RT अपान m, 8RT अपान पाई m, 2RT अपान m। 3RT अपान m से सबको भाग दे दो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ हल करने पे 0.845 आएगा, यहाँ पे हल करने पे 0.667 आएगा। तो ये तीनों का रेशियो होता है। अगर किसी की तरफ में शॉर्ट क्वेश्चन यानी 1 लाइनर वाले मल्टीपल आ रहे हो तब ये बहुत काम का हो सकता है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। मल्टीपल में भी खूब ये विकल्प में पूछे जाते हैं सर, ठीक है। तो ये था आपका डे 1। डेली 3 बजे आपको वीडियोस मिलेगी। उम्मीद करते हैं आप काफ़ी मजा ले पा रहे होंगे। इस वीडियो को हमने डिटेल में समझाया होगा। सबसे पहले आपने गिब्स फेज रूल पढ़ा है, बराबर C माइनस का P+2। F क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। C क्या था, कंपोनेंट था। P क्या था, फेजेस था सर, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा मैक्सवेल ने क्या बताया। मैक्सवेल ने कहा कि काइनेटिक थ्योरी जो कह रही है वो ठीक नहीं कह रही है। काइनेटिक थ्योरी कह रही है कि आओ टकराओ चले जाओ, ऐसा नहीं है। जब टकराओगे तो एनर्जी का ट्रांसफर होएगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। जिसकी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी कम हो जाएगी, और जिसके पास कम है अगर टकरा के मिल गई तो उसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर 3 तरीके की वेलोसिटी हो गई, एवरेज, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और तीसरी BRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये सारी चीजें आप नोट करना। जैसे ही वीडियो पब्लिक हुआ करेगी तुरंत आपको इसकी PDF टेलीग्राम BDKDN BSc पे मिल जाएगी। अगर 500,000 लोग भी मन लगा के देखते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि होगी, बहुत खुशी होगी। कमेंट में एक फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा और हम आपके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके BDKDN को फॉलो कर लीजिएगा, और कुछ अच्छा लगे तो वहाँ पर हम लोगों की स्टोरी वगैरह जरूर शेयर करते हैं, एक स्टोरी लगाइएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी 3 बजे, 21 दिन तक डेली 3 बजे मुलाकात हुआ करेगी, और बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। चलिए सर, थैंक यू। जो लोग कोर्स में देख रहे हैं उन्हें ये वीडियो तो पूरी
मिल ही गई होगी। इसके अलावा जो भी टॉपिक इस चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे भी उन लोगों को मिल जाएंगे, बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना है। थैंक यू भाई।